नमस्कार। एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में आज की फैमिली है चिनोपोडिएसी, जिसको कॉमनली गूस फुट फैमिली भी बोलते हैं, और एक बहुत ही हर तरफ मिल जाने वाली एक कॉस्मोपॉलिटन टाइप की फैमिली है। और अक्सर इसके हम बरसात के मौसम में अपने आसपास इसके जो प्लांट्स हैं इसके अलग अलग जनरा वो उगते हुए देख लेते हैं। इस फैमिली की सिमिलैरिटी अमरेंथेसी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा है, और कभी कुछ ऐसे प्लांट भी इसमें जनरा थे जो कि उसमें शिफ्टिंग हुई है कि कुछ चिनोपोडिएसी से एमरेंथेसी में चले गए और कुछ एमरेंथेसी से चिनोपोडिएसी में आ गए। तो बहुत क्लोज फैमिलीज़ हैं, तो जब भी आप इसको पढ़ें तो इसके साथ में एमरेंथेसी भी पढ़ें, तो उससे जो ओवरऑल आपका व्यू है दोनों फैमिलीज़ के बारे में वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें 97 जनरा हैं और 1305 स्पीशीज़ हैं। जैसा मैंने बताया कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिली है, टेम्परेट एरिया ट्रॉपिकल एरिया दोनों ही जगह मिलती हैं। इसके अलावा जो सेमी एरिड एरियाज़ हैं और सलाइन हैबिटेट्स हैं जो कि बहुत हार्श कंडीशन होती है, वहाँ पर भी ये प्लांट उग जाते हैं आसानी से। जो इसका टेक्सोनॉमिक प्लेसमेंट क्या है तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो यही है कि जब से इसका एक ऑर्डर कैरियोफाइलिल्स बनाया गया, उसमें ये डाला गया, तो उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। तो कंक्रीज ने इसको पहली दफ़ा कैरियोफाइलिस में डाला था, और बेंथम मुकर ने इसे कोई ऑर्डर नहीं दिया था। उन्होंने इसको जो सीरीज़ दी थी वो कर्व एम्ब्रियो दी थी, क्योंकि इसमें जो एम्ब्रियो है वो थोड़ा कर्वेचर लिए हुए होता है। तख्ताजान ने भी कैरियोफाइलिस में ही इसको माना, डेलग्रीन ने भी उसी को ही एक्सेप्ट किया, और आगे अपने क्लासिफिकेशन में भी इसी ऑर्डर में ही उसको आगे पढ़ा भी और लोगों को बताया भी कि भाई ये फैमिली कैरियोफाइलिल्स में है और किस कारण से। इसी तरह थॉर्ने ने भी, जो काफ़ी मतलब आधुनिक तरह के प्लांट टेक्सोनॉमी, तो उन्होंने भी इसको कैरियोफाइलिल्स में ही रिटेन किया, और यहाँ तक एपीजी और एपी वेब ने भी इसको कैरियोफाइलिल्स में ही माना। हालांकि जो एपीजी हैं उनका ये कहना है कि इसमें जो ये प्लांट्स हैं इनकी सिमिलैरिटी एमरेंथेसी से बहुत मिलती जुलती है, तो इसको एमरेंथेसी के साथ में मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक इस पर कोई मतलब कंक्रीट फैसला नहीं हुआ है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये मर्जर हो जाए और एमरेंथेसी और चिनोपेडियसी के जो मेंबर्स हैं वो एक फैमिली एमरेंथेसी में ही पढ़े जाएं। सेलिएंट फीचर हम देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि प्लांट जैसे एमरेंथेसी में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर भी हर्बेशियस प्लांट होते हैं या फिर स्मॉल श्रबी प्लांट होते हैं, और सलाइन हैबिटेट्स में भी ये ग्रो कर जाते हैं। और वाइट ब्लूम इनके ऊपर एक आती है जब इनका सीज़न होता है, उसमें स्टिप्यूल एब्सेंट होते हैं, क्यूटिकल वैक्सी होती है, और उसमें जो क्यूटिकल की जो परतें हैं वो प्लेट लाइक होती हैं। फ्लावर छोटे छोटे होते हैं, अमरंथेसी के भी फ्लावर छोटे होते हैं, और कभी कभी मतलब अक्सर ये होता है कि ये ग्रीनिश ही होते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो आपको अलग से कोई रंग नज़र नहीं आएगा, ये इन्फ्लोरेसेंस नज़र आता है, और ये भी ग्रीन होता है जिस तरह की पत्तियाँ हैं। ब्रैक्स एंड पेरियंट्स पेरियंथ हर्बेशियस ये भी होता है, क्योंकि ये भी ग्रीन होंगे। स्टेमिन अपोजिट होते हैं और पेरियंथ लोब के अपोजिट में पाए जाते हैं। तो अगर ये पेरियंथ लोब है तो इसके बिल्कुल अपोजिट ये स्टेमिन पाया जाएगा। सारे के सारे फर्टाइल होते हैं और सब एक जैसे होते हैं, तो इसमें कोई डाइमॉर्फिज्म नहीं मिलता। कार्पल दो होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है। फ्रूट जो है वो एक नट टाइप का होता है जो कि एक परसिस्टेंट पेरियंथ में कवर्ड होता है। एम्ब्रियो इसमें कर्व होता है, इसी वजह से इसको कर्व एम्ब्री में रखा था बेंथम मुकर ने। तो जब भी कर्व एम्ब्री आप कहीं पढ़ते हैं तो इसमें ये जान लीजिए कि वो प्लांट्स में जो एम्ब्रियो होगा उसका उसमें एक हल्का सा कर्वेचर ज़रूर होगा। मेजर जनरा में हम अगर देखें तो इसमें जो सबसे इसका एक मशहूर प्लांट है वो आल्टीप्लेक्स है, जिसमें 300 स्पीशीज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्लांट भी यही है, और इसको आप अक्सर बरसात के मौसम में इधर उधर वाइडली ग्रोइंग कंडीशन में देख लेते हैं, और प्लांट आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा अकेला प्लांट है जिसमें जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है वो कलरफुल भी दिखता है। चिनोपोडिएसी के मेंबर में, अगर मेंथेसी में तो होता है कि उसमें कलर दिखते हैं, लेकिन इसमें इनका जो आल्टीप्लेक्स है इसमें अच्छा कलर दिखता है। और ये बहुत लोगों ने जो एपीजी वाले जो काम करते हैं उन्होंने ये माना भी है कि ये प्लांट को एमरेंथेसी में डाल देना चाहिए। फिलहाल इसमें आल्टीप्लेक्स 300 स्पीशीज़ के साथ चिनोपोडिएसी में है। उसके बाद दूसरा प्लांट है सेल 16। ये भी 120 स्पीशीज़ हैं, और ये भी प्लांट करेक्टरिस्टिक टाइप का होता है। इसमें जो स्टेम है वो बहुत एंगुलर होता है, और जो स्टेम की ग्रोथ है वो भी थोड़ा एंगल पे चलती है, हल्का हल्का जो इसमें एंगल
बनता हुआ जाता है उस तरह से आगे बढ़ता है और ज़रिक कंडीशन में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो पाता है। इसके बाद चिनोपोडियम में, जो कि इसका टाइप जीनस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चिनोपोडियम है, जिसको हम लोग बथुआ कहते हैं, और ये खाते भी हैं हम लोग ऐसे सब्जियों के साथ में, सब्जी की तरह खाते हैं, मिला के खाते हैं। तो ये एडिबल प्लांट होता है और अक्सर बरसात में ही आप देखते हैं कि ये बथुआ सब्जी की दुकानों पे आपको मिल जाता है। फिर है साउडिया। साउडिया में भी जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है उसमें थोड़ा सा कलरेशन जब बहुत मेच्योर हो जाते हैं, जब बिल्कुल ही उनकी लास्ट स्टेज चल रही होती है फ्लावरिंग वाली और फ्रूट बनने की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तब यहाँ पे ये कलर आने लगते हैं, अदरवाइज़ ये ग्रीन होते हैं। और फिर है सेलिकॉर्निया। ये बड़े करेक्टरिस्टिक इसमें बहुत से थोड़े एकदम छोटे छोटे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, बहुत स्टाउट से होते हैं। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्फ्लोरेसेंस हैं जिसमें बहुत ही माइन्यूट फ्लावर्स होते हैं वाइट कलर के। तो मेजर जनरा के बाद अब इसका जो एक डिस्क्रिप्शन है ओवरऑल फैमिली का, वो क्या है, तो हर्बिशियस है, स्मॉल श्रब भी मिल जाते हैं, रेयरली स्मॉल ट्री होते हैं, जिसमें हेलोजाइलॉन है, ये एक ट्री फॉर्म, छोटा सा एक ट्री बनता है इस फैमिली के अंतर्गत। और सलाइन हैबिटेट्स में ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। सकुलेंट प्लांट भी कुछ मिलते हैं, जैसे जैसे कि सेलिकॉर्निया है, ये इसमें एक सकुलेंट प्लांट है। और अक्सर इनमें जो वाइटिश ब्लूम होती है उससे इनका जो पत्ते हैं, स्टेम है, ये सब कवर्ड होते हैं। नोट्स इसमें यूनिलैकुलर होती हैं, वैस्कुलर बंडल कंसेंट्रिक रिंग में होते हैं, और डाइकॉट प्लांट है, तो इस तरह के ये करेक्टर, ये कॉमन करेक्टर है। इंक्लूडेड फ्लोएम यूजुअली प्रेजेंट, तो बीच बीच में फ्लोएम के भी हमें अलग अलग से, मतलब एक तरह से कहें कि जो एक वैस्कुलर सिस्टम के अलावा जो वैस्कुलर बंडल एक मेच्योर बने हुए रिंग में लगे हुए हैं, उसके अलावा भी हमें इसमें डिस्जंक्ट टाइप के फ्लोएम टिश्यू मिलते हैं। सीप ट्यूब प्लास्टिड जो है ये P3C कैटेगरी में आती है, जो कि फाइलोजेनी के अंतर्गत ये बात की जाती है। और इसके अलावा केमिकल कीमोटेक्सोनॉमी के हिसाब से देखें तो इसमें बिटालिन्स पाए जाते हैं और एंथोसाइनिन नहीं पाई जाती है। क्यूटिकल इसमें वैक्सी होती है और प्लेटलेट्स के साथ में होती है, तो उसमें हल्की हल्की प्लेट की परतें टाइप की होती हैं जो वैक्स इस पर पूरी चढ़ी होती है। अब हैबिट की हम बात करें तो हैबिट यूजुअली सकुलेंट टाइप की होती है, एनुअल प्लांट भी होते हैं, पेरिनियल प्लांट भी होते हैं, हर्बेशियस वो भी फॉर्म मिलती हैं जो कि एनुअल होती हैं। और जो पेरिनियल होती है उसमें सभी फॉर्म मिलती हैं, और ट्री फॉर्म भी होती है, जैसे हाइलोजेलॉन, एमनोडेंड्रॉन। तो ये एक आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं जो छोटा मोटा एक ट्री नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है। रूट में हम देखते हैं तो टैप रूट होती है, जैसे ये दिख रही है आपको, और ब्रांचिंग इसमें काफ़ी होती है, यहाँ पर आप ये ब्रांचिंग देख सकते हैं। और यही जो रूट होती है ये सोलन कंडीशन होती है, बल्बस टाइप के स्ट्रक्चर बनाती है, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो बीटा वल्गैरिस है, जो कि चुकंदर है। और इसमें एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलती है रूट में, क्योंकि ये रूट जो है वो चुकंदर होता है, उसी का अगर हम सेक्शन काटें तो वहाँ पर हमें एनामोली दिखाई पड़ती है। स्टेम एरियल होता है, इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, हेरी और ग्लॉकस होता है, थोड़ा सा चमकदार सा होता है, जहाँ जहाँ पे फ्लोरल रीजन होते हैं वहाँ पर वो चमकता हुआ सा दिखाई पड़ेगा। सकुलेंट होते हैं और जॉइंटेड टाइप भी हो सकते हैं सेलिकॉर्निया में, जहाँ पर हमने बताया था कि हल्के हल्के एंगल के साथ में स्टेम आगे की तरफ ग्रोथ करता है, तो उसको कहते हैं जॉइंटेड स्टेम। लीव्स में भी इसमें काफ़ी वेरिएशन मिलता है अलग अलग जनरा के मुताबिक, तो लीव छोटी से लेकर बड़ी तक हो सकती हैं, जैसे बथुए में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अल्टरनेट यूजुअल कंडीशन होती है, लेकिन रेयर कंडीशन में अपोजिट होती हैं, जैसी सेलिकॉर्निया में मिलती हैं, या फिर नाइट्रोफिला या दूसरा जीनस उसमें पाई जाती हैं। पिटियोलेट भी हो सकती हैं, सेसाइल भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं, इंटायर होती हैं, और लोब भी हो सकती हैं। सम टाइम फ्लैशी हो सकती हैं और कभी कभी बहुत छोटी भी हो सकती हैं, तो हर तरह के वेरिएशन लीफ में जो भी पॉसिबल हैं वो इसमें दिख जाते हैं। और कभी कभी लीफ जो है वो स्केल नुमा भी हो जाती हैं और स्टिप्यूल उसमें एबसेंट होता है। तो स्टिप्यूल एबसेंट है, ये एक कॉमन करेक्टर है, बाकी सब वेरिएशन लीफ में हमें मिलता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ हैं सकुलेंट टाइप की पत्तियाँ हैं, तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा अगर हम देखें मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस में जब हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम पाएंगे कि इसमें यूजुअल कंडीशन में साइमोज होता है, स्पाइक भी मिलते हैं, पैनिकल भी मिलते हैं, और कभी कभी कैटकिन भी मिल जाते हैं। तो ये चार तरीके के इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब ये कैटकिन टाइप के बन रहे हैं, यहाँ पर आप ये ब्रांचिंग देख रहे हैं, तो ये
वी शेप बन रहा है, साइमोस बन रहा है, लेकिन उसके बाद फिर ये रेसीम बन रहा है। तो रेसीम साइमोस भी हो सकते हैं, स्पाइक भी होते हैं, पेनिकल भी होते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है जब हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के बाद इन्फ्लोरेसेंस के एक छोटे सेगमेंट पे आते हैं, तो उसे हम फ्लावर कहेंगे। और फ्लावर जो होते हैं इसमें स्मॉल होते हैं, ग्रीनिश होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। कभी कभी कुछ फॉर्म में जो कुछ जेनरा है उसमें यूनिसेक्सुअल मिल जाते हैं, और उस केस में प्लांट लेकिन डायोशियस रहता है, जैसे ग्रेरिया है। और मोनोशियस कंडीशन भी मिल जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक वैसे होते हैं, और हाइपोगैनस कंडीशन है, ये कॉमन है। बाकी इसमें बदलाव होता है फ्लावर के केस में भी। जैसे आप यहाँ पर ये फ्लावर्स देख रहे हैं, तो ये तो बड्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, और ये फ्लावर्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें ये आप बिल्कुल अपोजिट ये अगर हम देखें पेरियंथ का टेपल है, तो इसके अपोजिट ये एंथर आपको निकले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब पेरियंथ की बात करें तो जैसे हम देख रहे हैं कि सभी में वेरिएशन काफ़ी है। तो पेरियंथ भी इसी तरह से होता है। तो ये तो एक पॉइंट नोट करने का है कि यहाँ पर पेटल्स नहीं होते, और भी ऐसी फैमिलीज आपने पढ़ी हैं जहाँ पेटल्स नहीं होते। तो उनके साथ में ये भी फैमिली चली जाएगी जहाँ पर सेपल्स होते हैं, और वो सेपल 2 से 5 होते हैं। अब क्योंकि जब ये सिंगल होते हैं तो इनको सेपल और पेटल वाला कॉन्सेप्ट ना इस्तेमाल करके उनको टेपल कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर पेरियंथ कहलाता है। जो भी ये 2 से बने 5 से बने वो पेरियंथ होगा। तो यूजुअली तो ये जुड़े हुए होते हैं, लेकिन रेयरली कंडीशन में ये फ्री भी होते हैं। सेल सोला में जो पेरियंथ होता है वो फ्री होता है। हर्बेशियस होते हैं जो ग्रीन कलर के फ्लावर्स होते हैं। शुरू में आपको फिगर दिखाया था कि इसमें ग्रीन होते हैं, तो उस केस में हर्बेशियस होंगे, ये ग्रीन दिखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये ग्रीन सारे दिख रहे हैं। और यूजुअली परसिस्टेंट होते हैं फ्रूट में, तो फ्रूट बन बन भी जाता है तब भी ये वहाँ पर लगे हुए रहते हैं। और कुछ जनरा में इसमें अपेंडेज और ट्यूबरकिल जैसे स्ट्रक्चर भी थोड़े उभार जैसे भी बाहर दिखते हैं, और स्पाइंस भी दिखती हैं, कुछ में विंग्स भी दिखाई दिखाई पड़ते हैं, और कुछ में ये एब्सेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर इस केस में बहुत वेरिएशन हमें मिल जाता है। एंडोशियम को हम देखेंगे तो एंडोशियम इसमें 5 स्टेमेंस होते हैं। अगर 5 टेपल्स हैं तो 5 स्टेमेंस होंगे, अगर थ्री हैं तो 3 होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रेयर कंडीशन में 3 होते हैं, तो जब कभी 3 टेपल्स मिलते हैं तो ये भी 3 हो जाते हैं। और ये अपोजिट होते हैं पेरियंथ लोब के। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये पेरियंथ लोब है, और इसके जस्ट अपोजिट ये हैं। ये अल्टरनेट कंडीशन में यहाँ पर नहीं उगते हैं, और ये अपोजिट होते हैं, चाहे यहाँ देख लें आप यहाँ देख लें। और एंथर जो होते हैं इनफ्लक्सड होते हैं। तो इसमें जो उनकी पोजीशन होती है वो बट की तरफ झुकी हुई होती है। बाई थीकस होते हैं, तो यहाँ पर ये 2 थीका आपको दिख रहे हैं, एक ये थीका और एक ये थीका। डेहिसेंस इसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है, क्योंकि थीका है तो ये यहीं से स्प्लिट होंगे, तो इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस। पॉलन ग्रेन जो निकलेंगे उसमें से वो मल्टीपोरेट होंगे और स्पाइनुलोस होंगे, तो मल्टीपोर होंगे और साथ में उसमें स्पाइंस पाए जाते हैं। तो ये बात तो इसमें ये एंडोशियम की हो गई, ये मेल पार्ट की। गाइनोशियम हम देखें तो गाइनोशियम में 2 कार्पल्स होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। और रेयरली कार्पल जो हैं वो 5 भी पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल रिवर्स होता है कि वहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन है एंडोशियम में वो 5 होती है, रेयर 3 होती है। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन 2 कार्पल्स की होती है, रेयरली 5 होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। ओवरी वैसे सुपीरियर होगी और यूनिलोकुलर होगी, और उस केस में एक ही ओव्यूल होगा। प्लेसेंटेशन जब एक एक ओव्यूल होता है तो बेसल ही होता है। स्टाइल 2 होते हैं, और जब कभी 5 होते हैं तो इसमें ये 5 भी होंगे, जितने कार्पल उतने स्टाइल। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये फिगर है वो देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये 2 स्टाइल दिख रहे हैं, यहाँ पर ये 2 कार्पल्स बनते हैं। और यूनिलोकुलर कंडीशन होती है तो एक ही ओव्यूल इसमें बनेगा, बेसल बेसल प्लेसेंटेशन होगा। और ये आपको परसिस्टेंट टाइप के जो पेरियंथ के हिस्से हैं वो लगे रहते हैं, और यहाँ पर ये फ्रूट का डेवलपमेंट होता चला जाता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको ओवरी में देखने को मिलती है। अब आते हैं फ्रूट पे। तो फ्रूट जैसा शुरू में बताया था नट होता है, और इसको ट्रिकल भी कहते हैं। जब ये इसमें इनक्लोज होता है, जो मेम्ब्रेनस पेरियंथ है वो इसके साथ में अगर अटैच्ड है तो उसमें आर्टिकल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो अटैचमेंट नहीं है तो नट रहेगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आर्टिकल टाइप का फ्रूट है, जहाँ पर ये पेरियंथ जो टेपल्स हैं वो इसके साथ परसिस्टेंट जमे हुए हैं। सीड लेंस शेप होते हैं, कर्व्ड होते हैं, स्पायरल एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, और पेरी स्पर्म जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि पेरी स्पर्म प्रेजेंट है लेकिन एंडोस्पर्म एब्सेंट है।
तो सीड में जो अभी बताया कि वो सारे करेक्टर होंगे, साथ साथ में एंडोस्पर्मिक कंडीशन भी मिल जाती है। और वो केस में ऐसा होगा कि फिर आपको जो शेप है वो इस तरह से दिखेगा, उसमें ये हाइलम वाला पार्ट होगा और ये रेमिनेंट पेरिकार्प होगा, और इसमें एक छोटा सा एंडोस्पर्मिक ओरिएंटेशन मिल जाएगा, एंडोस्पर्म आपको इसमें मिलेगा। एम्ब्रियो स्पायरली ट्विस्टेड होता है और हॉर्स शू शेप लाइक हो सकता है। तो ये तो एम्ब्रियो का जब सेक्शन करते हैं तब दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपको उसमें जो आउटलाइन है अलग अलग सीड्स की, जो नट है उनकी आपको ये आउटलाइन दिखाई पड़ रही है। पॉलिनेशन एंटेमोफिलस होता है और एनेमोफिलस दोनों तरह से हो सकता है। अब फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम में इसमें चिनोपोडियम एल्बम का एग्जांपल है, क्योंकि यही इसका टाइप जीनस है चिनोपोडियम, तो उसके एक स्पीशीज़ के आधार पर ही आप समझ जाइए कि ये कंडीशन आपकी यहाँ पर ये एक्टिनोमॉर्फिक हो रही है, तो ये शो हो गई। उसके बाद मेल और फीमेल पार्ट दोनों मिल रहे हैं, तो वो आपने ये मार्क बना दिया। हर्माफ्रोडाइट का पेरियंत होता है, तो पेरियंत 5 हैं जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये जुड़े केस में इस तरह से ये बनाए जाते हैं। आप इस तरह से ये बना देंगे यहाँ पर ये, तो ये जुड़े हुए हो गए। तो इसमें अगर जुड़े हुए हैं तो ये हम ब्रैकेट रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। ए 5 होते हैं और बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ये टपल है, और इसके जस्ट अपोजिट एंडोशियम है। उसके बाद जी, ऐसे तो वो बाइकार्पलरी होता है और दो इसमें स्टाइल भी मिलती हैं, लेकिन जो ओव्यूल है वो सिंगल होगा और प्लेसेंटेशन इसमें बेसल होगा, क्योंकि ये यूनिलोकुलर कंडीशन होती है। ब्रैक्ट यहाँ पर बना हुआ है, तो अगर इस केस में ब्रैक्ट बना हो तो आप यहाँ पर ये ब्रैक्ट लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा आप, क्योंकि चिनोपोडियम स्पीशीज़ कई एक होती हैं, एल्बम में कोई कंडीशन है, चिनोपोडियम की किसी और स्पीशीज़ में कोई कंडीशन है। तो अगर कभी ऐसा आ जाता है कोई एग्ज़ाम में, आप देखते हैं कि फ्लोरल फार्मूला लिखा है, डायग्राम बनाना है या डायग्राम बना हुआ है, फार्मूला लिखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फिर वहाँ पर इस बात में आप नहीं जाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, जो दिख रहा है एग्जैक्टली वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस फैमिली के प्रिमिटिव करेक्टर की, क्योंकि हमने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो प्रिमिटिव करेक्टर होंगे ही। तो श्रबी फॉर्म इसमें आते हैं, तो हर्बेशियस एडवांस मानी जाती है, इसलिए प्रिमिटिव करेक्टर ये हो जाता है। लीव सिंपल अल्टरनेट है, तो ये भी प्रिमिटिव करेक्टर माना जा रहा है। और फ्लावर्स जो हैं वो जैसे यहाँ इस लीफ में, क्योंकि सिंपल है इसलिए प्रिमिटिव करेक्टर माना जा रहा है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, प्रिमिटिव करेक्टर। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, प्रिमिटिव करेक्टर है। हाइपोगाइनस होते हैं, प्रिमिटिव करेक्टर है। एंथर्स का बाइथिकस होना प्रिमिटिव करेक्टर है। सीड का एंडोस्पर्मिक होना प्रिमिटिव करेक्टर है। और फ्लावर जो है वो सॉलिटरी एक्सिलरी कुछ में दिखा देते हैं कुछ जनरा में, तो उन केस में वो जनरा एक प्रिमिटिव फॉर्म मानी जाएगी दूसरे जनरा से, अगर उसका कंपैरिजन करते हैं तो। अब आते हैं एडवांस करेक्टर्स जो इनके हैं उसमें, तो प्लांट एनुअल और हर्ब मोस्टली होते हैं। शुरू में हम लोगों ने 2 बार ये पढ़ी बात, तो ये एडवांस करेक्टर हो गया। लीफ में स्टिप्यूल नहीं होता, एडवांस करेक्टर हो गया। फ्लावर स्मॉल और कॉन्स्पिकुअस होते हैं, तो छोटे फ्लावर होना इस एक एडवांस करेक्टर माना जाता है। इन्फ्लोरेसेंस वेरिएबल स्पाइक पैनिकेलोसाइमोस होते हैं, तो इसमें स्पाइक अगर होते हैं तो उसको हम एडवांस मान लेते हैं। और फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं कुछ में, तो जिनमें यूनिसेक्सुअल है तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल के ऊपर एडवांस करेक्टर है। यूनिसीरिएट वेरिएंट होता है 3 से 5 टेपल्स का, तो ये भी क्योंकि बाइसीरिएट से कम होकर यूनिसीरिएट हुआ तो एडवांस करेक्टर है। पेरियंत गैमोफिलस होता है, जुड़े हुए होते हैं, तो ये भी एडवांस करेक्टर है। पेरियंत एब्सेंट भी होता है, तो ये क्योंकि और रिडक्शन हो गया तो ये भी एडवांस करेक्टर हो गया, हालांकि ऐसा सिर्फ आर्टिप्लेक्स हॉर्टेंसिस में ही होता है। और रिडक्शन नंबर स्टेमिन का जो यूजुअल कंडीशन 5 है, लेकिन कुछ में 2 मिलते हैं, तो 5 से कम हो के 2 हो गए, तो एक एडवांस करेक्टर हो गया। गाइनोशियम बाइकार्पलरी और सिनकार्पस कंडीशन है, जिनमें है उनमें ये एडवांस करेक्टर होगा। ओवरी यूनिलोकुलर है, ये यूजुअल कंडीशन है लेकिन एडवांस करेक्टर है। प्लेसेंटेशन बेसल है, एडवांस करेक्टर है। ओव्यूल कंपाइलोट्रोपस है, तो ये एडवांस करेक्टर है। और पॉलिनेशन एंटेमोफिलस है, तो ये भी जो करेक्टर है वो कुछ केसेस में एडवांस माना जाता है। लेकिन अगर एनिमोफिलस के मुकाबले में देखें और कहीं हमें लिखा मिल जाए कि एनिमोफिलस एडवांस है या एंटेमोफिलस, तो उसमें हम फिर जो एनिमोफिलस है उसको एडवांस मानते हैं। अब इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो फैमिली में कुछ फूड प्लांट पाए जाते हैं, जैसे बीट है जिसको बीटा वल्गेरिस उसका बॉटनिकल नेम है, इसको वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और
स्पिनच से इसको कन्फ्यूज़न भी कभी कभी हो जाता है क्योंकि पत्तों की बनावट वैसे ही होती है। रूट वेजिटेबल्स के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है और सलाद में इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ तो, और कई देशों में तो शुगर के सोर्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो स्पिनच होती है, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, और जो चिनोपोडियम एल्बम है जिसको बथुआ कहते हैं, ये भी दोनों जो हैं वो लीफी वेजिटेबल्स में आती हैं। चिनोपोडियम एम्ब्रोसोइडेसिस ये जो है वो सोर्स है वर्म सीड का, और ये कीड़ों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीड्स एंड लीव्स ऑफ चिनोपोडियम क्विनोआ ये खाए जाते हैं जो पेरुवियंस हैं, और जो एंडीज़ के जो ट्राइबल्स लोग हैं वो इसको ईडेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब फाइलोजेनी, तो फाइलोजेनी में जैसे ही फाइलोजेनी आए तो आपके दिमाग में भी एमरंथेसी आना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी आप लिखा देख रहे हैं, द फैमिली हैज़ बीन कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम एमरंथेसी। क्यों? क्योंकि हर्बेशियस पेरियंथ इसमें मिलता है, ये सबसे मेजर करेक्टर है कि ये फैमिली अलग करी हुई है, नहीं तो एपीजी वाले तो चाहें तो इसको मर्ज करना चाहते हैं वो। ऑल फर्टाइल स्टेमेंस इक्वल इन लेंथ, तो ये भी एक करेक्टर है जो अमरेंथेसी से अलग हो रहा है। फ्री फिलामेंट्स हैं, और बट हैज़ बीन मर्ज विद अमरेंथेसी, और अमरेंथेसी में इसको मर्ज करने की कोशिश की गई है एपीजी के क्लासिफिकेशन में, और जो डेटॉल ने भी इसको मर्ज किया था तो उसके बाद एपीजी ने उनको फॉलो करते हुए इसको मर्जर ही माना। क्योंकि अगर हम इनको अलग करते हैं तो ये हम मानेंगे कि एवोल्यूशन जो है वो पैराफाइलेटिक हुआ, और जो चिनोपोडियसी है और जो एमरेंथेसी है वो पैरेलल डेवलप हुए, तो ऐसा मानना जो है वो फ़िलहाल एपीजी इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता, और उसके हिसाब से पैराफाइलेटिक ओरिजिन अगर है तो वो एवोल्यूशनरी जो लाइंस हैं और जो स्टैंडर्ड हैं उनके उसको फॉलो करता हुआ नहीं होता। तो इसीलिए वो उसको मर्ज करके वो मोनोफाइलेटिक सिद्धांत यहाँ पर लाना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल बहुत से टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं वो, क्योंकि ये जो आपने करेक्टर पढ़े कि इसमें स्टेमेंस इक्वल लेंथ के हैं, हर्बेशियस वेरिएंट है, सारे फर्टाइल होते हैं, फ्री फिलामेंट होते हैं, तो ये सब ऐसे हैं कि ये एकदम डिस्टिंक्ट हैं, तो उनके हिसाब से ये अलग होंगे। क्योंकि इसमें कुछ फर्टाइल स्ट्रक्चर भी जो कि परमानेंट होते हैं, और फर्टाइल स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस होता है तो उसको हम जल्दी मर्ज नहीं कर पाते। तो इसी वजह से आप कुछ किताबों में इसको मर्ज करके पढ़ा हुआ पाएंगे जो आधुनिक हिसाब से बनी है पेजी के मुताबिक, और जो पुरानी किताबें हैं, पुराने टेक्सोनोमिस्ट हैं, वो इसको अभी भी चिनोपोडियसी की तरह ही पढ़ते हैं। क्विनॉड एट ऑल 2002 में उन्होंने ये डिस्कवर किया कि चिनोपोडियसी जो है वो मोनोफाइलेटिक है, लेकिन जो ब्रांच है वो कोलैप्स्ड हो गई, और जो ट्री बनना चाहिए फाइलोजेनी का, वहाँ पर ये जो ब्रांच है वो नज़र नहीं आ पाती। इसकी वजह से जो इसमें अपीयरेंस है वो पैराफाइलेटिक दिखता है। तो इन्होंने ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया, और ये जो स्टडी की थी इन्होंने, ये वन जीन जो लिया था उसमें अपनी स्टडी के दौरान वो मैट के था, और इसको सीक्वेंस किया, एनालाइज किया, उसके आधार पर ये स्टेटमेंट उन्होंने लिखा। सार्कोबोटस हैज़ लॉन्ग, सार्कोबोटस एक प्लांट है, उसमें ये कहा गया था कि ये एक एनामॉली शो करने वाला मेंबर है इस फैमिली का, और बेंथम मुकर ने उसको मोनोजेनरिक मान के एक ट्राइब में डाल दिया था। उसके बाद बेहनके 1997 ने इसको कहा कि इसको फैमिली की रैंक अलग दे दी जाए, और ये सार्कोबेटस से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें सीव एलिमेंट्स और जो प्लास्टिड्स हैं वो रिसेंट क्लोरोप्लास्ट डीएनए सीक्वेंसिंग स्टडीज़ के मुताबिक ये इसको फाइटोलैकेसी में डालते हैं, ना कि चिनोपोडियसी में डालते हैं। तो इसके हिसाब से उन्होंने जो ये सार्कोबेटस था इसका स्टेटस चेंज हो गया इस स्टडी के मुताबिक, और ये पहले चिनोपोडियसी में था लेकिन अब फाइटोलैकेसी में चला गया। द स्टडीज़ ऑफ क्यूनॉड एट ऑल 2002 जो उन्होंने की थी, उन्होंने यही कहा कि ये जो फैमिली है ये सिस्टर फैमिली मानी जा सकती है निक्टेजेनेसी की। हालांकि उसको आगे जो है वो कोई सपोर्ट लोगों ने दिया नहीं। थॉर्न ने 2003 ने जो सार्कोबेटेसी नाम से फैमिली बना दी थी सार्कोबेटस के हिसाब से, और उसको माना था कि निक्टेजेनेसी के अंदर ये साथ में जाएगी, और जो सब ऑर्डर इसका होगा फाइटोलैकी से नहीं होगा। लेकिन जो चिनोपोडियसी है वो एमरेंथेसी के साथ में प्लेस की गई, और चिनोपोडिनी इसमें सब ऑर्डर दिया गया। बाद में 2006 में उन्होंने क्या किया कि इसको थर्ड फैमिली एक बना दी, एचेटो कार्पेसी, और पहले उन्होंने उसी को जो है वो मोनोटिपिक सब ऑर्डर एचेटो कार्पिनी में डाला हुआ था। और 2006 में इन्होंने ही जो काम किया थॉर्ने ने, उसमें डिवाइड किया चिनोपोडियसी को
4 सब फैमिलीज़ में, उसमें एक चिनोपोडियोइडी बनाई, एक मैक्रोटियोइडी बनाई, एक सेलिकॉर्नियोइडी बनाई, एक सेलसोइडोइडी बनाई। और उसके बाद में जो स्वाइडिडोइडी है उसको 2007 के रिवीजन में 5वें के तौर पर जोड़ा। तो अब जो अगर हम इसको चिनोपोडियसी मान के पढ़ते हैं तो इसमें हमें जो 5 सब फैमिलीज अब पढ़ना पड़ेंगी, जो क्योंकि थॉर्ने ने रिसेंट क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें बहुत कुछ जो है मॉर्फोलॉजी पे आधारित था और फाइलोजेनी कम थी एपीजी की तुलना में। तो उन्होंने इसमें 5 सब फैमिलीज बना दी थी। तो उसी के हिसाब से अगर हम इसको लिखते हैं और आज की तारीख में अगर हम ये पूछा जाए कि इसमें कितनी सब फैमिलीज हैं, तो हम 5 सब फैमिलीज बताएंगे: चिनोपोडियोइडी, माइक्रोट्यूडोइडी, सेलिकॉर्नोइडी, सेलोसॉइडी और सॉइडिडोइडी। और ये किसने किया? 2007 में थॉर्ने ने ये अपना रिवीजन में 5 सब फैमिलीज बनाई। तो इसी के साथ में ये डिटेल हो गई जो कि फैमिली चिनोपोडियेसी की थी। तो इसको जब भी आप पढ़ेंगे तो एमरेंथेसी के साथ मैच करके पढ़िएगा, कंपैरेटिव भी उसमें साथ में आ सकता है, डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, सिमिलरिटी भी पूछी जा सकती है, चाहे वो फ्लोरल करेक्टर की हो या फिर ये भी हम कह सकते हैं वेजिटेटिव करेक्टर की हो। तो उसके हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ में ये भी फैमिली समाप्त होती है। और अब कोई आपके सवाल है तो वो आप पूछ लीजिए। धन्यवाद।